त्रिकोणमिति में हम इन तीन भुजाओं का संबंध कोण के साथ देखेंगे कि क्या है। अब आइए हम त्रिकोणमिति में चलते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्राई यानी कि ये हो गया तीन, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से बना हुआ है। इसका मतलब मेज़र करना होता है या मापना, मेज़रमेंट करना या मापना। तीन भुजाओं को मापने का काम हम यहाँ करेंगे, इसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अभी देखिए, तीन भुजाओं को मापने का काम हम त्रिभुज के अंदर भी करते थे, परंतु आप जानते थे कि त्रिभुज में तीन भुजाओं का जो से बंद सिरा है वह त्रिभुज कहलाता था। यहाँ पर हम ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक कोण समकोण हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा चर्च करेंगे। अन्य ट्रायंगल के बारे में भी हम इसमें चर्च करेंगे, लेकिन अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ज़्यादा विशेष फोकस करेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब तो आपने समझ लिया। ये क्या आप ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति सबसे पहले बेबीलोन और मिस्र के लोगों को पता लगा था कि त्रिकोणमिति है क्या, और पाठ्यक्रम में इसको सबसे पहले 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में यूरोपियन कंट्रीज़ में शामिल किया गया है। देखिए, ये हमारे जो खगोलविद हैं आर्यभट्ट, वो भी साइन कॉस टेन इन चीज़ों के बारे में बताए थे, जो आज हम ट्रिकोनोमेट्री के रूप में पढ़ रहे थे। आर्यभट्ट थे वो साइन, जो आपने सुना है, ये साइन जो है वो साइनस ग्रीक वर्ड है, इससे इसी का शॉर्ट रूप है ये, और इसी को आर्यभट्ट साहब ने अर्धज्या के रूप में परिभाषित किया था, अर्धज्या। इसके बाद कॉस को कोसाइन के रूप में परिभाषित किया था, इसे हम कोटिज्या के रूप में जानते हैं। टैन जो है वो टैंजेंट का शॉर्ट रूप है, इसे हम स्पर्शज्या के रूप में जानते हैं। इसी के बाद जो कॉसेक है उसे कोसेंट के रूप में है, कोशेंट उसका पूरा मतलब है। तो हम ये ज़्यादा विस्तार में नहीं जा करके आपको सिर्फ ये हम बता दिए कि साइन कॉस टेन आप जो सुने हैं वो इन शब्दों का शॉर्ट रूप है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जो हमने आपको एक एग्जांपल लिया था कि जो हम जब अपने शहर गए थे वहाँ पर एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा स्थापित थी यहाँ, और हम यहाँ से देख रहे थे एक कंपाउंड के गेट से, और यहाँ से हम उनके जो सिर है सबसे ऊपरी छोर को देख रहे थे। तो ये हमारे सिर का कुछ न कुछ कोण रहा होगा। अब देखिए, यदि हम इसको कोण ए, कोण बी, कोण सी का देते हैं। कोण ए को हम एनी एंगल थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए थीटा भी ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट को हम एनी एंगल थीटा को किसी भी एंगल के लिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एनी एंगल के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये मूर्ति लंबवत यहाँ बैठी हुई थी, तो इसको हम यहाँ से लंब मान लेते हैं। लंब कब मान लेते हैं? जब हम यहाँ से देख रहे थे तो ये हमारा लंबवत दिख रहा था। इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब देखिए, परपेंडिकुलर को हम P यहाँ पर शॉर्ट में इंडिकेट किए हैं, और ये धरातल की लाइन थी, यानी कि बेस, इसको आधार कह सकते हैं। इसको हम B से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हमने B से डिनोट किया। ये देखिए, ये B तो पॉइंट है हमारा, ये B अलग है, ठीक है ना। ये बेस के नाम पर हमने B शॉर्ट में डिनोट किया है। और ये देखिए, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है।
इसको हम h से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखिए यहाँ इन भुजाओं के बीच का अनुपात इस कोण के साथ में क्या हो सकता है, वही त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है। तो पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लेते हैं। अभी मान लीजिए हम इन दो भुजाओं के बीच में अनुपात लिख रहे हैं, तो इन दो भुजाओं के बीच में क्या क्या अनुपात होगा? जैसे देखिए लंब और कर्ण, लंब और कर्ण यानी कि P और H के बीच में हमने लिखा है एक अनुपात, ये हो गया। ठीक है। दूसरा अनुपात क्या हो सकता है कि वो आधार और कर्ण के बीच में, ये भी हो सकता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये एक अनुपात हो गया। देखिए इसके अपोजिट अनुपात भी हम लिख सकते हैं, तो उसका हम चर्च करेंगे। अभी देखिए अगर मान लीजिए कि लंब और आधार यानी कि P और B के बीच में भी हम एक लिख सकते हैं, यानी कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन भुजाओं के बीच में लिख रहे हैं। ये 3 लिखे हैं। अब देखिए इसका अपोजिट लिख देंगे हम, तो अपोजिट भी तो अनुपात हो सकता है। अभी हम लंब बटे कर्ण बोले हैं, तो कर्ण बटे लंब भी तो एक अनुपात होगा, इसका रेशियो होगा। तो जो अपोजिट रेशियो इसको हम लिख देते हैं, इसको H बटे P। H बटे P आप समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है। अब देखिए एक यहाँ क्या हो सकता है, H बटे B यानी कि कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार B बटे P यानी कि आधार बटे लंब। ठीक है। इतना अनुपात हमारा इसमें, इस ट्रायंगल में 3 साइड में टोटल 6 ही त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा इनके बीच में। अब देखिए इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में अलग अलग नाम दिया गया। जो ये लंब और कर्ण का जो अनुपात है, इसको पता है क्या कहा गया? इसी को साइन कहा गया, साइन, और ये थीटा कहा गया, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तब हमें ये लंब मिलेगा, ये लंब दिखेगा। ठीक है ना, और ये आधार दिखेगा, यानी कि साइन थीटा किसे कहा गया? लंब और कर्ण के बीच का अनुपात, यानी कि लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। जिस कोण की हम बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसके सामने जो सबसे बड़ी भुजा बनेगी वो कर्ण कहलाएगी। अब देखिए आधार और कर्ण, इसके बीच के इस जो अनुपात हैं, आधार के इसके और इसके बीच का जो अनुपात है, इसी को कॉस थीटा कहा गया। ठीक है ना। थीटा यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें थीटा लिखने का मतलब ही है एंगल के साथ में रिलेशन है। ये कॉस, अगर सिर्फ कॉस लिखेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। कॉस के साथ में कुछ न कुछ एंगल देना होगा। यहाँ एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो गया? इस आधार मतलब इसके संलग्न भुजा थीटा के, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, इसको आप समझिएगा। कॉस थीटा सिर्फ बेस बटे हाइपोटेन्यूस रटने से नहीं होगा, इसको आपको समझना होगा कि साइन क्या कहा गया है। साइन कहा गया है कि थीटा के सामने वाली भुजा जो लंब कहलाएगी हमेशा, और उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कर्ण कहलाएगी, यानी कि लंब बटे कर्ण। और यहाँ ये जो अब आगे चलते हैं, ये लंब और आधार के बीच के जो रेशियो है उसको टैन थीटा कहा गया। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आप समझ लिए। अब देखिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जो साइन के अपोजिट थे, इसको
कोसेक कहा गया, कोसेक थीटा कहा गया। इसको 1/sin थीटा भी हम लिख सकते हैं, अपोजिट है क्योंकि ये आप समझ रहे हैं, ये 1/sin थीटा भी है, इसको हम आगे देखेंगे। और ये कॉस के जो अपोजिट थे, बेस बटे हाइपोटेनस कॉस था, इसके अपोजिट हाइपोटेनस बटे बेस, इसको कहा गया सेक थीटा। उसके बाद tan थीटा जो था परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, अब बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है अपोजिट, उसको कॉट थीटा कहा गया। ठीक है, ये देखिए 6 अलग अलग नाम दिए गए हैं 6 अलग अलग रेशियो के। यही है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें कोण का ध्यान रखना होगा कि कोण हम यहाँ से लिए हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला और इसके साथ वाला बेस कहलाएगा और इसके इधर कर्ण कहलाएगा। अगर यहाँ इस थीटा से बात करेगा, मान लीजिए हम यहाँ से ना ऑब्जर्व करके अपने छत से देख रहे होंगे, तो उस समय लंब ये हो जाएगी, ये लंब कहला जाएगी। क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या निकल करके आ गया, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या आ गया, एक आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा को क्या कहा गया, लंब बटे कर्ण, पी। लंब को पी कहा जाता है, चूंकि परपेंडिकुलर इसका नाम है। पी अपॉन एच, हाइपोटेनियस, एच को हाइपोटेनियस बोला जाता है, कर्ण। और कॉस थीटा इक्वल टू बेस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा हमारा, बी अपॉन एच। देखिए बी अपॉन एच। और देखिए टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर और बेस ये। उसके बाद कॉसेक थीटा जो है वो साइन का अपोजिट है, साइन का अपोजिट है, यानी कि p बटे एच ये था तो ये h बटे p हो जाएगा, इसके अपोजिट। ये कॉस थीटा के अपोजिट ये सेक थीटा है, तो कॉस के अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस। और सेम टैन थीटा के अपोजिट कौन है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो ये बेस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को ही हम जानना है और इसी के इर्द गिर्द पूरा ट्रिगोनोमेट्री घूमेगा। अब देखिए ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको याद करने के लिए सबसे शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप इस तरीके से लिख दें। क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद। ये बहुत जगह आपको मिल जाएगा, ये हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ये आप इसको लिख लीजिए ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद को बीच में, हर हर बोल को नीचे और सोना चांदी तोल को ऊपर में, पंडित बद्री प्रसाद बीच में रहेगा। अब देखिए इसको क्या है, इस तरीके से कर दीजिए, यानी कि S4 साइन थीटा जो है P बटे एच हो जाएगा और कॉस थीटा B बटे एच हो जाएगा और टैन थीटा P बटे B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बटे बेस, ये हो जाएगा S4 साइन थीटा। यहाँ पर ये साइन मान करके चलिए, S4 सोना चांदी तोल में साइन, और ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टैन। ठीक है, इसके अंदर में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम जान गए। अब क्या इनके बीच में भी कोई संबंध है क्या, तो बिल्कुल संबंध है। ये हम जान रहे हैं कि साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो एक बार इसको हम देख लेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं एक बार। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू ये 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा होगा ना। उसके बाद कॉस थीटा
इक्वल टू 1 सेक थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा हो जाएगा ना। tan थीटा p/b है, ठीक है। अब p/b को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके 1 b/p यानी कि 1 कॉट लिख सकते हैं हम, ये चीज़ है। तो ये 3 हमारा फॉर्मूला निकल करके आ गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर लेकर के चलते हैं तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा से, यानी कि कॉसेक थीटा होता है क्या 1 साइन थीटा, तो साइन थीटा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, या तो इसको इधर लेकर के जाइए, यानी कि जो अपोजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। उसी के साथ साथ ये कॉस थीटा जो है इंटू सेक थीटा ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए ये जस्ट समझने की बात है, आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ये इसके अपोजिट हैं, ठीक है ना। ये अपोजिट चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं कि एक और रिलेशन हमारा बचा हुआ है। देखिए साइन, अगर हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा देखिए p/h होता है और ये b/h होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, h से h कट जाएगा, ये h और h कट गया तो p/b आ जाएगा। p/b क्या होता है, tan थीटा, हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, इस साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे। इसके आगे क्या है, ये हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों के अपने अनुपातों में क्या संबंध है वो हमने देख लिया, ठीक है। ये था त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या था, रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये रिलेशन हमने पता कर लिया। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे क्या है वो देखते हैं। देखिए ये त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पढ़ रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में, इसके बिना ट्रिगोनोमेट्री अधूरा है। कैसे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लीजिए इसको हम P कह दे रहे हैं, इसको B कह दे रहे हैं, इसको H कह दे रहे हैं, तो वो क्या बोलता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या बोलता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उस सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला होगा, उसका स्क्वायर जो है बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम होगा, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि इसका स्क्वायर जो है ये बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। देखिए
ये तो है कि हमने ये जान लिया, पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बोलते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को अब हम सिद्ध कैसे करें? तो देखिए, इसको सिद्ध करने का तरीका है। सिद्ध करने के लिए क्या है कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 250 से भी अधिक तरीके हैं, लेकिन एक तरीका को हम यहाँ देख लेते हैं। इसको यदि हम आगे बढ़ा दिए, b के बराबर इसको हम b ले लिए और इसको p के बराबर p ले लिए, ठीक है। तो ये क्या, एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये रेक्टेंगल बन गया है, तो रेक्टेंगल का विकर्ण आप क्या लिखते थे? रेक्टेंगल का जो विकर्ण है इसको आप क्या लिखते हैं? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। यानी कि ये हो जाएगा p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अभी देखिए, यदि हम इसको h कह रहे हैं तो h का स्क्वायर विकर्ण को, ये विकर्ण के नाम से ही इसका नाम कर्ण पड़ा है, ये है ना विकर्ण, तो इसी के नाम से ये कर्ण है। तो ये h का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का इंपॉर्टेंस है कि अगर आपको कोई एक साइड नहीं पता है, बाकी दो साइड यदि पता है, तो आप तीसरा साइड इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पता कर लेंगे। यही इसका फ़ायदा है। इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कर सकते हैं ना। इसको इधर ले आइए, या फिर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी को इधर ले आइए तो पी स्क्वायर इधर रह जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। लेकिन मेन है आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या है, पाइथागोरस प्रमेय तो हमने पढ़ लिया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड कुछ हम सवाल देखेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये वाला प्रूफ होगा। तो अगर कोई मान लीजिए कि आपको ये हम ट्रायंगल दे दिए, ठीक है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। यदि हम इसको 1 कह दिए, 2 कह दिए, इसको 3 कह दिए, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? जो वैल्यू लिखा हुआ है वो करेक्ट है? यदि करेक्ट होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, यहाँ क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो h स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 3 का स्क्वायर होना चाहिए क्या, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, यानी कि 9 इक्वल टू यहाँ 5 आ रहा है, जो कि गलत है, नॉट इक्वल टू 4 होगा। यानी कि जो ये वैल्यू पुट किया हुआ है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सही वैल्यू नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब इसको जस्टिफाई कर देगा। अब देखिए, हम एक एग्जांपल तो यहाँ देख लिए, अभी हम दूसरा एग्जांपल मान लिए जाए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये यहाँ 3, 4 और ये 5 ये ले रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाई कर पा रहा है? देखते हैं। तो देखिए, ये क्या है कि 5 का स्क्वायर इक्वल क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 25 इक्वल टू 16 और 9 25 आ गया, यानी कि ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, ये जस्टिफाई कर रहा है। तो इसमें हमें ये पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए,
अब देखिए दोस्तों, हमने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ लिया, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ लिया। अभी मान लिया जाए कि आपको कोई राइट एंगल, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो क्या आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालिए। h² क्या होता है? इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या यहाँ निकालेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5। तो h का वैल्यू क्या निकल करके आएगा? h²। तो h क्या निकल करके आएगा? √5। इसका वैल्यू आएगा √5। देखिए, अगर ये दोनों दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल आसानी से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हम सीखे थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को, उसको लिख लेते हैं। देखिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा ये था आधार बटे कर्ण, ठीक है, टैन थीटा ये था लंब बटे आधार, ठीक है, और कॉसेक थीटा ये था कर्ण बटे लंब, ठीक है, और सेक थीटा ये था, सेक थीटा क्या है? ये है कर्ण बटे आधार, ठीक है, और कॉट थीटा जो है टैन के उल्टा, ये आधार बटे लंब, ठीक है। अब देखिए, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और मान लीजिए कि हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको x कह दिया है, इसको y कह दिया है, इसको z कह दिया है, और इसको थीटा कह दिया है, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि x बटे हाइपोटेनियस हो जाएगा z। 90 डिग्री है ये, 90 डिग्री के जो सामने होता है ये वाली भुजा, वो हाइपोटेनियस होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू x बटे z। कॉस थीटा क्या होगा? ये हो जाएगा y बटे z। टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा x लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो जाएगा हमारा x, और आधार क्या हो जाएगा? ये इसके संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, उसको आधार बोलेंगे। थीटा का ध्यान रखेंगे, थीटा हमारा कहाँ पर है? वो हो जाएगा y, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाकी सारे अनुपात लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा ये हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा साइन के, ये कर्ण बटे लंब, यानी कि z बटे लंब हो जाएगा x, ठीक है। ये सारे हम त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ निकाल लेंगे इसकी सहायता से। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों चीज़ हमें पता हो तो हम ये लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन यदि हमें कोई साइड नहीं पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तीसरा साइड निकालने के लिए, ये तो आप जान चुके हैं। अभी देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो क्या आप ट्रायंगल बना सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब हमारा 3 है, 3 के और 5 के रेशियो में ये है, ठीक है। तो आप ये वाला रेशियो आराम से ये आप अपना निकाल सकते हैं। यहाँ थीटा की अगर बात करें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर हाइपोटेनियस का इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है। ये क्या बोलता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ये b नहीं पता है मेरा,
यानी कि 25 इक्वल टू 9 प्लस बी, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर होगा, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। ठीक है, तो बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 निकल करके आ जाएगा। तो साइन थीटा जब इतना दिया हुआ है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यदि आपको साइड दिया हुआ है तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ आपको पता हो गया। अभी देखिए थीटा को हम चेंज करते हैं, एक बार आपको इमेजिन करवाते हैं कि थीटा को चेंज करके हम देखते हैं। यदि थीटा को हम यहाँ कर दें, मान लीजिए कि ये थीटा है हमारा, और ये एक्स है, वाई है, और ये जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो थीटा के सामने वाई है, वाई अपॉन जेड। कर्ण तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला है ही। तो ये देखिए, अब कॉस थीटा यदि हमें इसमें पूछे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा? बेस थीटा के संलग्न भुजा यानी कि एक्स, और हाइपोटेनियस जेड हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा इसमें आपको पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा? लंब tan थीटा में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो y अपॉन x। तो ये देख लीजिएगा थीटा का पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो मेज़रमेंट है उस थीटा के अकॉर्डिंग होगा जहाँ पर वो एंगल है। हमेशा ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ से है, वो थीटा को देखना है कि कहाँ से है। दोस्तों एक चीज़ बता रहे हैं कि यदि इस तरीके से लिखा हुआ है tan थीटा, इसका मतलब ये नहीं है कि tan इंटू थीटा है, tan कुछ नहीं है, या साइन थीटा यदि लिख रहे हैं तो साइन इज नथिंग, साइन कुछ नहीं है जब तक ये एंगल नहीं लिखा जाए। और साइन का तभी इसका कुछ मतलब मीनिंग निकलता है जब हम इसके साथ में थीटा लिखते हैं। अगर थीटा नहीं रहेगा तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा मैथमेटिक्स में। तो थीटा लिखने का मतलब है कि ये साइन के साथ में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, ताकि आप इसको अलग कहीं काट दें। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आज हम यहाँ पर करते हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखते हैं कि हमें उसे सॉल्व करने में कितना कुछ सीखे हैं, ये उसमें काम आ पाता है या नहीं आ पाता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.1 को।